नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है छुटकऊ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट आई है 28 सितंबर 2022 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने ये जजमेंट लिखी है। एक 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर का एक केस है। तो 302 और 376 आईपीसी की धाराएं लगी हैं। अक्यूज्ड को सेशन कोर्ट श्रावस्ती ने मौत की सजा सुनाई है और हाई कोर्ट ने भी वो कंफर्म की है। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से में है, जो हिस्सा उत्तर प्रदेश का नेपाल को टच करता है। और जब भी किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो सेक्शन 366 सीआरपीसी के अंडर वो कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट जाती है। तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ने मौत की सज़ा, सेशन कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने वो कंफर्म की है। पूरा केस क्या है एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये घटना है 8 मार्च 2012 को। 8 मार्च मतलब उस दिन वीमेंस डे था। 8 मार्च 2012 की ये घटना है। एफआईआर दर्ज करवाई गई रात को 8:10 पे। 3 गवाह हैं, PW1, PW2, PW3। PW1 होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, मतलब जो केस पुलिस की साइड से, सरकार की साइड से, स्टेट की साइड से जो गवाह होते हैं। DW होता है डिफेंस विटनेस, जो एक्यूज की तरफ से डिफेंस में साथ दें। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 गवाहों की गवाही के आधार पर ही पूरा केस आधारित है। PW1 ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये लड़की के अंकल हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उनके हिसाब से जो एफआईआर में कहानी थी कि शाम को 4 बजे लड़की को होली का त्यौहार दिखाने के लिए ये एक्यूज छुटकऊ ले जाते हैं और PW2 ने भी इनको लेके जाते हुए देखा और आधे घंटे के बाद वापस आते हुए देखा PW3 ने। तो ये तीनों गवाह ने अपनी बात बताई है और लड़की के शव, लड़की की डेड बॉडी शुगर केन फील्ड्स, उस गन्ने के खेत से बरामद होती है। एक्यूज जो फरार हो जाते हैं। तो इन्हीं 3 गवाहों की गवाही के आधार पर सेशन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर कि आखिरी बार इस एक्यूज लड़की को एक्यूज के साथ देखा गया था, इसके आधार पर और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर इनको मौत की सजा सुनाई गई। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक लैंडमार्क केस है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1984 का केस है। इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए थे। वो पॉइंट मैं पहले ही बता देता हूँ। इसकी एक वीडियो भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो 5 पॉइंट थे कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो पूरी तरह एस्टेब्लिश होने चाहिए। एस्टेब्लिश मतलब मस्ट बी एस्टेब्लिश, ना कि मे बी एस्टेब्लिश। दूसरा, वो सर्कमस्टांसेस गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो। तीसरा, वो कंक्लूसिव हो। चौथा, कोई और वर्जन पॉसिबल ही ना हो। और 5वां, चेन इतनी कंप्लीट हो कि इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी द अक्यूज्ड मस्ट हैव बीन कमिटेड द क्राइम। वो ऐसा इस तरह से प्रतीत हो। तो ये 5 पॉइंट थे। ये अगर जजमेंट को अच्छे से समझना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो तो इन 5 पॉइंट्स को देखा जाए कि वो चेन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रही हो। अब इस केस में इन 3 गवाही के आधार पर ही पूरा केस है। एक्यूज ने स्टैंड लिया 313 सीआरपीसी में। 313 सीआरपीसी में एक्यूज को एग्जामिन किया जाता है जब एक बार प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही या उनका केस पूरा प्रेजेंट कर दिया जाए। तो एक एविडेंस जो भी एक्यूज के खिलाफ हो वो मैजिस्ट्रेट एक्यूज को मौका देते हैं एक्सप्लेन करने का कि आपके खिलाफ जो जो परिस्थितियाँ हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और कोई परिस्थिति या कोई फैक्ट उनके सामने ना रखा जाए, उनके खिलाफ हो, उनके खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो 313 की स्टेटमेंट में एक्यूज ने 3 चीज़ें यूज़ की। पहला तो उन्होंने अपना पूरा वर्जन जो है वो समझाया। 313 में अक्यूज का ये कहना था कि उनके नाना के कोई लड़का नहीं था, तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी मदर को आई और उनके नाना के एक भाई हैं जालिम खान, पास के गांव के प्रधान हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। उन जालिम खान ने उनको ये जानबूझ के फंसाया इस केस में क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और वो इनके नाना की प्रॉपर्टी लेना चाहते थे जालिम खान। अब उन्होंने 3 तरीके से बात बताने की कोशिश की है एक्यूज ने। पहला तो जो तीनों गवाह हैं उनके सामने ये प्रश्न भी रखे हैं इस कहानी वाले। दूसरा, उन्होंने अपनी मदर की भी गवाही दी है। तीसरा, उन्होंने 313 की स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने 3 तरीके से अपना वर्जन देने की कोशिश की एक्यूज ने। तो सेशन कोर्ट ने उनकी इस बात को नहीं समझा और उनको मौत की सजा सुनाई। फिर कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने जो रीजनिंग दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म करते हुए कहा कि जो चेन है सर्कमस्टांसेस की वो कंप्लीट है। जो माइनर कॉन्ट्राडिक्शन है गवाही में उसको हाई कोर्ट ने नहीं समझा
और कि ये एनिमोसिटी है और फॉल्स इम्प्लीकेशन है, मतलब दुश्मनी के चलते और गलत इनको फंसाया गया है, इस पर नहीं माना हाई कोर्ट। अब ये अक्यूज सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड के वकील ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट, पूरे कहानी को कैसे समझा, क्या रीज़न दिए हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। एक्यूज के वकील ने कहा कि जो एफआईआर है वो मजिस्ट्रेट तक भेजने में डिले है 5 दिन की, कि 8 मार्च की घटना थी, 13 मार्च को मजिस्ट्रेट तक वो एफआईआर पहुंचाई गई है, तो 5 दिन की डिले है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी रीजनिंग दी है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी गवाही में, PW1, PW2, PW3 तीनों की गवाही में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मतलब विरोधाभासी हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनकी जजमेंट, उनकी गवाही में। तीसरा जो एविडेंस है वो काफ़ी नहीं है लास्ट सीन थ्योरी को प्रूव करने के लिए। एक सेक्शन है एविडेंस एक्ट में 106, उस सेक्शन में कहा गया है कि कोई फैक्ट अगर आप ही की नॉलेज में हो सिर्फ, तो उनको साबित करना आप ही का काम है। जैसे इस केस में ये बताना कि वो उस लड़की का क्या हुआ, क्योंकि अक्यूज के साथ ही उनको देखा गया था, ये अक्यूज का काम है बताना, ऐसा इस केस में बताया गया था, आर्ग्यूमेंट दिया गया था। जैसे उस 106 सेक्शन में ही बोला गया है कि अगर मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टिकट है, आप पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास टिकट नहीं है, तो प्रूव करना कि आपके पास टिकट है ये आप ही का काम है, क्योंकि ये फैक्ट तो आप ही की स्पेशल नॉलेज में होगा। ओके, तो इस केस पे वापस आते हैं। उन्होंने बताया कि डिले है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी है। अब प्रोसिक्यूशन के वकील ने क्या कहा, सरकारी वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डिले है उनसे कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो माइनर है, और फोरेंसिक की रिपोर्ट भेजना ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इनके बिना भी केस प्रूव हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को कैसे समझा और कैसे अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 पॉइंट्स बताए जिनको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। पहला तो कॉन्ट्राडिक्शन पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट कि कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है गवाही में। पहली बात जो इन तीनों लोगों की गवाही में थी वो ये कि ट्रस्ट वर्दीनेस, इनकी विश्वसनीयता पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और एक एक पॉइंट पे पहले गए हैं। पहला तो मोड ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर। जो पहला इंसान है जो बोल रहा है एफआईआर दर्ज की, उसने पहले बताया कि वो थाने में गए और एक इंसान वहाँ बैठा था, उसने वो एफआईआर लिखी है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर ने किसी से सुन के डिक्टेट की थी, फिर एफआईआर लिखी गई है। एक और वर्जन में उन्होंने ही बताया है कि जालिम खान जो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, जिन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए, जालिम खान ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और PW3 ने एक जगह कहा है कि फ़ोन पर ही एफआईआर बताई गई थी। तो एफआईआर किसने लिखी है, उसका मोड क्या था लिखने का, इस पर भी पक्का नहीं था। अब दूसरा पॉइंट था कि डेड बॉडी जो लड़की की है वो कहाँ मिली और कहाँ उसको लेके जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तीनों गवाहों में इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले गवाह बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो जगह पे लेके गई थी, इंसिडेंट पर आई थी, फिर पुलिस स्टेशन लेके गई थी डेड बॉडी को, एफआईआर दर्ज कराते समय डेड बॉडी वहीं थी, और फिर बाद में एक टाटा मैजिक व्हीकल में वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। एक और गवाह ने PW3 ने ये बताया कि वहीं से सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी डेड बॉडी। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस स्टेशन आई ही नहीं डेड बॉडी को कहीं। इस चीज़ में कि डेड बॉडी कहाँ थी और कैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, इसमें भी सभी गवाहों में कॉन्ट्राडिक्शन थे। उसके बाद जो डिले, उसके बाद लड़की ने कपड़े क्या पहने थे, इस पर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक गवाह ने कहा कि लड़की ने हरे रंग की सलवार पहनी थी, एक ने कहा कि ब्लैक स्पॉटेड रंग की सलवार पहनी थी। जो आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने बताया है कि वो उसमें ब्लड के निशान नहीं थे और ग्रीन कलर की सलवार थी। तो एक ने रेड कलर बताया, एक ने ब्लैक कलर बताया, एक ने ग्रीन कलर बताया। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर ये केस आधारित है। तो इसमें उनकी गवाही में थोड़ा भी कॉन्ट्राडिक्शन हो तो वो केस प्रूव करना मुश्किल है या वो अक्यूज के फेवर में जाएगा। पहला पॉइंट था ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ विटनेस, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट्स समझाए। दूसरा पॉइंट है डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून समझाया, ये बताया भी इस जजमेंट के माध्यम से कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन है गवाही में, तो अगर डिले है और वो एक्सप्लेन नहीं की जा रही, देन इट इज़ फेटल टू द केस।
तो वो केस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो केस प्रूव नहीं हो पाता है। और इस केस में तो क्योंकि जो गवाही है उसमें इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और सेक्शन 157 सीआरपीसी का, उसमें ये वर्ड मेंशन्ड है फोर्थ विद, कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है एकदम से वो मजिस्ट्रेट तक पहुंचानी चाहिए, तो उसका पालन नहीं हुआ। 5 दिन की अनएक्सप्लेन्ड डिले है, बल्कि सिर्फ डिले नहीं है, ये भी नहीं पता कि वो एफआईआर रजिस्टर कैसे हुई है और मजिस्ट्रेट तक किसने पहुंचाई है। तो डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर को भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये फैटल है केस के लिए, कि केस प्रूव नहीं हो रहा है इस वजह से। अब तीसरा पॉइंट, मेडिकल की बात की, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी गई है। सीआरपीसी में 2005 में अमेंडमेंट की गई थी, सेक्शन 53A और सेक्शन 164A ये भी इंक्लूड किए गए थे। इनमें 53A में एक्यूज्ड की मेडिकल जांच की जाती है, 164A में विक्टिम की जांच की जाती है, विक्टिम अगर वॉलेंटरीली अपनी जांच करवाएं। अब इस केस में जब विक्टिम मृत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया कि अगर विक्टिम जिंदा नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर केस आधारित है, इन हालातों में फोरेंसिक रिपोर्ट होनी बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना केस प्रूव नहीं हो पाता। अब 53A मैंडेटरी है कि नहीं, ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 53A में अक्यूज्ड की मेडिकल जांच होनी का प्रावधान है, ये मैंडेटरी है कि नहीं, ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जिस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो और गवाहों पर की गवाही भरोसे लायक ना हो, तो मेडिकल एविडेंस ना होना ये अगेंस्ट जाता है, ये फेटल है केस के लिए ये बात भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 53A और 164A पर अपना कानून समझाया कि फोरेंसिक रिपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि विक्टिम भी जिंदा नहीं है जो अपनी बात समझा सके, और गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने 313 वाली कहानी जो एक एक्यूज़ ने दी थी कि एक जालिम खान है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं समझी, और बताया कि ये तीनों ही बातें, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ विटनेस, डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर और मेडिकल एविडेंस, इन तीनों ही बातों से ये केस प्रूव नहीं हो पाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्यूज़ को, चुटकू को एक्विट किया। तो एक तरफ तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया है, क्योंकि वो केस बिल्कुल ही प्रूव नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर क्राइम हीनियस हो, ज़्यादा बुरा हो, उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी भी ज़रूरी है, स्क्रूटनी का स्टैंडर्ड भी उतना ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की रीजनिंग को बिल्कुल गलत बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, जो कि इस केस में एक लड़की 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर, रेप की बात प्रूव नहीं हुई है, एक 6 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी और के साथ इनजस्टिस होकर वो बात प्रूव की जाए। इसी केस में लड़के की मदर ने एक जगह गवाही में कहा है कि क्योंकि वो लड़की की मृत्यु तो हुई है, उस महिला ने, इन एक्यूज्ड की मदर ने एक जगह गवाही में बताया कि शुगर केन फील्ड्स में ही कुछ दिन पहले एक और बच्चे की मृत्यु हुई थी, एक और छोटे लड़के की मृत्यु हुई थी। वहाँ पे नीलगाय ने अपनी सींग मार के उस बच्चे को मार दिया था। इस लड़की के साथ भी ऐसी ही मृत्यु हुई है, और जालिम खान ने फंसाने के लिए ये पूरी कहानी रची है। ये उन लड़के की जो एक्यूज हैं उनकी मदर ने ये अपनी गवाही के दौरान ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नहीं गए, मतलब उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि पहले तीन पॉइंट्स के आधार पर ही वो केस जो है वो डिसप्रूव हो जाता है, प्रूव नहीं हुआ। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डेथ सेंटेंस, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दी और हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दी, उसमें एक्विट किया, क्योंकि वो केस प्रूव नहीं होता है, पॉइंट्स प्रूव नहीं हुए। तो हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।